हाय एवरीवन, मैं दोबारा से आपके सामने मौजूद हूँ अपने 7th लेक्चर के साथ चैप्टर सॉल्यूशन के। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और अपने नोट्स बना लिए होंगे। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो याद रहे नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इवन हमने टॉपिक वाइज भी लेक्चर डाल दिया, अब जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प होगा समझने में कि हाँ ये नॉर्मेलिटी हमको समझना है, नहीं समझ में आया। अब फर्स्ट से लेक्चर 4 देखेंगे और समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो ये हमने सेपरेट कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और जब ज़रूरत हो आप उस वीडियो को देख करके समझ पाएँ। आज जो है हम लोग सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। एक नया टॉपिक है चैप्टर सॉल्यूशन का। अभी तक जो लेक्चर 6 तक हुआ हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का 6 और 7 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने कंप्लीट किया और अच्छे से कंप्लीट किया। अब एक नया टॉपिक है, इसको भी हम लोगों को अच्छे से कंप्लीट करना है और अच्छे से समझना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सॉल्युबिलिटी। अब ये जो वर्ड सॉल्युबिलिटी, इसका क्या मतलब है? सॉल्युबिलिटी जो वर्ड है वो किससे आया? सॉल्युबल से। सॉल्युबल का मतलब घुलनशील, घुलने वाला, ठीक है। सॉल्युबिलिटी वर्ड किससे आया है? सॉल्युबल से। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? घुलने वाला। अब जैसे पानी में चीनी घुल गया है ना, तो ये क्या है? वाटर। इन वाटर शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, उसी से वर्ड आया सॉल्युबिलिटी। अब हेडिंग क्या है? 2 तरह का सॉल्युबिलिटी हम लोगों को पढ़ना है, सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा। जैसे सॉल्यूट सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा? जनरल एग्जाम्पल शुगर ले ले, सॉल्ट ले ले, तो ये कैसा है? सॉलिड सॉल्यूट है। ये किस में घुलेगा? तो लिक्विड वाटर में। तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जानते हैं हम लोग, है ना। तो सॉलिड शुगर विल डिसॉल्व इन लिक्विड वाटर, सो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसी को सॉल्युबिलिटी कहा जाएगा, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी जो वर्ड आया, अब उसमें भी सॉल्यूशन जो होता है तुम्हारा 2-3 तरह का सॉल्यूशन बनता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना सॉल्यूट का अमाउंट यूज़ किया है, ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहला देखो कैसा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसका दूसरा नाम क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। अब इसको हिंदी में समझेंगे फिर डेफिनेशन पे आते हैं। सॉलिड सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड, जिसको हिंदी में संतृप्त कहते हैं, संतृप्त, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी है, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाला, ठीक, मिला दिया, मिल जाता है। दूसरा चम्मच चीनी डाला, मिल गया। तीसरा डाला, उसी तरह चौथा, 5वां, 10, 12, 50। अब बतलाओ, खुद डिसाइड करो कि कितना, मतलब कब तक वो डिज़ोल्व होता रहेगा। एक टाइम तो आएगा ना कि शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा लिक्विड वाटर में, मतलब द पॉइंट एट विच द solid sugar will stop dissolving in liquid water is called saturation point। अब हिंदी में समझा रहे हैं, वो टाइम जिस टाइम शुगर का क्रिस्टल, एक भी शुगर का क्रिस्टल डिसॉल्व ना हो, मतलब नीचे बैठ जाए। अब देखे होंगे कभी कभी, मान लो शरबत बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं वैसा, तो उसमें चीनी मिलाते हैं ना, है ना, रूह अफ़ज़ा है, कुछ भी है बना रहे हैं आप, लेमन वाटर है, तो उसमें चीनी मिलाते हो, नीचे में क्या देखते हो कि बैठ जाता है नीचे, फिर मिलाते हैं उसको अच्छे से जब तक वो कंप्लीट मिक्स ना हो जाए। लेकिन एक टाइम आता है कि नीचे अभी भी कुछ बैठा हुआ रह गया, तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें एक टाइम आए कि शुगर के क्रिस्टल नीचे अब डिसॉल्व नहीं हो रहे, वो दिखने लग जाए नीचे में, तो वही सॉल्यूशन जिस पॉइंट पे शुगर के क्रिस्टल दिखने लग जाए, अब नहीं घुलने लग रहे हैं, तो वही पॉइंट क्या कहलाता है? सैचुरेशन पॉइंट। और वैसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं, इन विच नो मोर सॉल्यूट इज फर्दर एडेड। मतलब अब आप सॉल्यूट ऐड तो करेंगे लेकिन वो सॉल्यूबल नहीं होगा उसमें, ठीक है, यही मतलब होता है। और उसी को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन, शुगर का क्रिस्टल ही होता है ना, छोटा छोटा दाना, शुगर का क्रिस्टल है, तो क्रिस्टलाइजेशन मतलब अब सॉल्युबिलिटी नहीं है, मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगा नीचे में, सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है शुगर, नीचे क्रिस्टल जो है वो बैठने लग गए हैं। तो जिस पॉइंट पे शुगर के क्रिस्टल अपीयर होने लग जाए मिलाने के बावजूद, वही पॉइंट क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड पॉइंट कहलाएगा। और वैसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। कोई डाउट होगा तो हमसे दोबारा आप कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट करेंगे कि सर दोबारा से बतलाएं, हम फिर बतलाएंगे,
ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ गए होंगे कि मतलब जिसमें फर्दर सॉल्यूट ऐड ना हो। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एट एनी टेम्परेचर इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब देखिएगा यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिला सकते थे आपने मिला दिया है, ठीक है। सॉल्यूट डिजॉल्व दैट कैन डिजॉल्व इन कितने में, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का कितना ग्राम लिया गया होगा, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड। लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट, और सॉलिड शुगर का क्रिस्टल क्या हो गया, सॉल्यूट कहलाएगा। तो ऑफ लिक्विड फॉर्म द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वैसा ही जिसमें 100 ग्राम सॉल्वेंट हो और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का आपने मिला दिया हो, अब सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा हो, तो वैसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इज इट क्लियर, समझ गए सारे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टर्म क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सॉल्यूट कंटिन्यूअसली, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सॉल्यूट continuously until solvent keep on dissolving it is called unsaturated solution। जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, मतलब आप पानी में पानी था 100 ग्राम पानी है, उसमें 1 चम्मच चीनी डाले, घुल गया, फिर दूसरा चम्मच डाले, घुल गया। जब तक घुल रहा है सॉल्यूशन कैसा है भाई, सॉल्यूशन कैसे है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यही तो है दोनों में डिफरेंस। जिस पॉइंट में घुलना बंद हो गया, क्रिस्टल दिखने लगा, वैसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड। और जिस पॉइंट पे अभी तक सॉल्यूट घुल रहा है, आप घुलाते जा रहे हैं, घुलता जा रहा है, वैसा पॉइंट, वैसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसी का एक और खास नाम डिसॉल्यूशन, ठीक है ना। तो याद रखिए, बाप रे, अब एग्जाम, अरे बाप डिसॉल्यूशन आ गया सर, कैसे बतलाएंगे, क्या मतलब है इसका। तो डिसॉल्यूशन वही है जो डेफिनेशन है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का। हिंदी में क्या बोलोगे, जब तक पानी में चीनी घुल रहा है, वैसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। डिसॉल्यूशन, ये प्रोसेस डिसॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर हो गया है ना। चलिए अब आगे है कि कौन सा फैक्टर है, कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब बताओ कौन सा चीज़ है कि जो मान लें कि शुगर को वाटर में आप मिक्स कर रहे हैं, मान लें कि बहुत ज़्यादा आपने ये आइस का क्यूब्स डाल दिया, तो क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आपने टेम्परेचर दे दिया, गर्म कर दिया, क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगा। तो वही फैक्टर होता है कि कौन सा फैक्टर है जो उसको घटा या बढ़ा सकता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कौन सा फैक्टर है। तो अब 2 फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट कर सकता है। अब ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ये बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है, दोनों चीज़। बढ़ाएगा नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं होगा सिर्फ बढ़ाएगा, घटा भी सकता है, ठीक है। चलिए तो पहला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आप कैसा सॉल्यूट ले रहे हैं, कैसा उसका नेचर है सॉल्यूट का, कैसा नेचर है सॉल्वेंट का, उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। जैसे बालू को डाल रहे हो वाटर में, क्या घुलेगा, घुलेगा ही नहीं, ठीक है। आप कुछ और घुलाना चाह रहे हैं, कलर है, कुछ कलर को मिक्स कर रहे हैं, घुलने लगता है। तो डिपेंड कर रहा है ना कि आपका नेचर कैसा है सॉल्यूट का जिसको घुलाना चाह रहे हैं। बालू घुला रहे हो कि चीनी घुला रहे हो कि कलर घुला रहे हो, क्या घुला रहे हो, तो उस पर वही नेचर हो गया सॉल्यूट का, ठीक है, या सॉल्वेंट, तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उससे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ेगा या घटेगा, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर से कैसे अफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो 1 नंबर, यही 1 नंबर दोबारा से लिखा गया है वहाँ पे। तो आयोनिक पोलर सॉल्वेंट, अब समझोगे आयोनिक किसको कहते हैं, जिसमें आयन्स हो। आयोनिक कंपाउंड कौन होता है, जिसमें आयन हो, Na+Cl- है ना, Mg2+Cl-, इस तरह से, जिस पे भी एक प्लस एक माइनस, या कह सकते हैं एक मेटल वाला पार्ट, दूसरा नॉन मेटेलिक पार्ट। अब जैसे Na+ तो सोडियम मेटल हो गया, Cl-, Cl क्लोरीन जो है नॉन मेटल हो गया। मतलब जितना भी तुम्हारा सॉल्ट है वो सारा का सारा ये आयोनिक कंपाउंड, जितना एसिड आयोनिक हो गया। जितना एसिड कहने का मतलब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जितना भी स्ट्रॉन्ग बेस है वो आयोनिक होगा। और पोलर भी होगा, पोलर मतलब जिसपे पोलैरिटी, पोल आ जाए, पॉजिटिव और निगेटिव, उसी को आयोनिक को पोलर भी कहा जा रहा है। तो आयोनिक और पोलर सॉल्वेंट लाइक NaCl लिया ना, लाइक NaCl डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। अब चलो एक पॉइंट, एक समझाने के लिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं आपसे, ठीक है। बतलाइए कि सुना होगा कि लोहा किसको काटता है, लोहा किसको काटता है,
लोहा लोहे को काटता है, सुना है कभी? लोहा लोहे को काटता है। उसी तरह तरबूजा तरबूजे को देख के रंग बदल लेता है, तरबूजा तरबूजे को देख करके रंग बदल देता है। अब जो थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं याद रखना, पोलर कहाँ डिसॉल्व होगा? पोलर में, लिखा हुआ है पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो वो कहाँ डिसॉल्व करेगा? पोलर में, ठीक है। पोलर डिसॉल्व इन पोलर मतलब लोहा जैसे लोहे को काटता है और खरबूजा या तरबूजा तरबूजे को देख के रंग बदलता है, उसी तरह पोलर अगर सॉल्वेंट है तो किसको डिसॉल्व करेगा? पोलर सब्सटेंस को ही डिसॉल्व करेगा, मतलब जिसपे प्लस माइनस आता हो। अब जैसे समझो Na+ और Cl पे क्या होता है? माइनस। डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। अब वाटर का क्या फॉर्मूला है? H2O, मतलब H पे प्लस आता है और OH पे क्या आता है? माइनस। तो अब यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी क्या है? प्लस माइनस। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है तुम्हारा वाटर, याद रखना, ठीक है ना? कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन कैसा है? उस पर पोलैरिटी डेवलप करता है प्लस और माइनस, इसलिए पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। यही वजह है कि कंपाउंड जिस पे पोलैरिटी है, आयन है, वो कहाँ डिसॉल्व करेगा? उसी पोलैरिटी आयन वाले कंपाउंड में डिसॉल्व करेगा। और कहाँ डिसॉल्व नहीं करेगा? तो लिखता है वेरी लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन ईथर। बहुत कम सॉल्युबल होता है पोलर डिसॉल्व, वेरी लेस डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर पोलर ही में डिसॉल्व करेगा, याद रखना है। मतलब पोलर हो गया प्लस माइनस वाला और पोलर हो गया प्लस माइनस वाला, तो प्लस माइनस वाला प्लस माइनस में डिसॉल्व करेगा, बिना प्लस माइनस। जैसे बेंजीन में आता है क्या, बतलाओ? बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या इसमें पोलैरिटी आता है? नहीं आता है। तो क्या NaCl इसमें डिसॉल्व करेगा जिसमें पोलैरिटी नहीं आता है? नहीं करेगा। यही मतलब हुआ। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर। ये कैसे हैं? नॉन पोलर। तो जो पोलर होगा ना वो पोलर में ही डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर में या तो नहीं करेगा या बहुत कम करेगा। दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट ईथर, बतलाओ क्या है फंक्शनल ग्रुप? CH3O CH3, मिथॉक्सी मीथेन इसको कहते हैं। तो O जो आया ना बीच में, यही ईथर का सिंबल, ठीक है। ये भी कैसा है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। उसी तरह सिमिलरली अगर नॉन पोलर है तो बतलाओ नॉन पोलर कहाँ डिसॉल्व करेगा भाई? नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर। कहाँ डिसॉल्व नहीं करेगा भाई? तो वो पोलर में डिसॉल्व नहीं करेगा, जब से वाटर तुम्हारा पोलर है। तो नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर एंड पोलर डिसॉल्व इन पोलर, याद रखना है, ठीक है। तो नॉन पोलर ग्रुप वाला कंपाउंड या कोवैलेंट हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं आपके, वो कैसे हैं? नॉन पोलर हैं। या कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो कैसे हैं? नॉन पोलर हैं। जैसे नेप्थेलीन, एंथ्रासीन, ठीक है। नेप्थेलीन फिनाइल की गोली, याद करो। नेप्थेलीन क्या है? फिनाइल की गोली। उसका क्या सिंबल होता है? तो बेंजीन रिंग बनाते हैं ना, उसी को डबल कर देना है, 2 बेंजीन रिंग बना देना है। नेप्थेलीन हो गया, गोल कर देना अंदर में। एंथ्रासीन क्या है? तो 3 बेंजीन रिंग को सटा करके इस तरह से बना देंगे, काजू बर्फी, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एंथ्रासीन, ठीक है। नेप्थेलीन, एंथ्रासीन। तो ये कैसे सॉल्वेंट है? नॉन पोलर। कहाँ डिसॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्वेंट में? नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे बेंजीन, ईथर, CCl4 कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर, ठीक है। वाटर कैसा है? पोलर। तो पोलर में क्या नॉन पोलर नेप्थेलीन और एंथ्रासीन डिसॉल्व करेगा? नहीं। कितना करेगा? बहुत कम, ना के बराबर, वेरी लेस। तो यहाँ तक हमने पहला फैक्टर जो है वो क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट में हम लोग टेम्परेचर देखेंगे। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। टेम्परेचर स्टार्ट करने से पहले जो सेकंड फैक्टर है, हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा उसको और अच्छे से समझ में आए कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है और कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कॉमन सॉल्ट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन शुगर, वाई? कॉमन सॉल्ट जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में देन शुगर, वाई? क्या देन शुगर, वाई? क्या इसका रीज़न होगा? सेम वे और करके है, आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन एल्कोहल और CCl4 देन वाटर, वाई? क्या रीज़न होगा इसका? अब जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले जान लें कि कॉमन सॉल्ट का क्या फॉर्मूला है। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? NaCl, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक। ये NaCl जो है वो कैसा है? पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर है, या आयोनिक भी लिख सकते हैं, पोलर या आयोनिक, आयंस है इसमें, ठीक। सेम वे वाटर कैसा है? पोलर है, ठीक। शुगर बताइए कैसा है? शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H
22O11, ये शुगर का फॉर्मूला कैसा है भाई शुगर, तो ये है नॉन पोलर। अब आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए रीज़न, क्यों कॉमन सॉल्ट जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में देन शुगर, क्योंकि शुगर नॉन पोलर है ना, कोवेलेंट वाला, कोवेलेंट कंपाउंड, और सॉल्ट कैसा है आपका, पोलर है, आयोनिक कंपाउंड है, वाटर भी कैसा है, पोलर है, ठीक है। तो पोलर डिजॉल्व, पोलर आ गया, पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड पोलर इज लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर। यही वजह है कि कॉमन सॉल्ट नमक जो है वो पानी में ज़्यादा घुलता है, चीनी कम। कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, यानी घुलने की, अब बोले नहीं सर दोनों बराबर घुल रहा है, ज़्यादा कौन घुलता है, तो उसका रीज़न दिया जा रहा है कि ज़्यादा घुलता है नमक। और क्यों घुलता है, क्योंकि नमक NaCl आयोनिक है, पोलर है, और वाटर भी पोलर है, देयरफॉर पोलर डिजॉल्व इन पोलर मोर देन नॉन पोलर जो लेस सॉल्युबल है, ठीक, रीज़न हो गया। सेम वे आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल। अब आयोडीन कैसा है भाई, आयोडीन का फॉर्मूला क्या होगा, I2 लिखते हैं, ये कैसा है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर है। अल्कोहल भी कैसा है आपका, अल्कोहल भी आपका नॉन पोलर है, ठीक है, अल्कोहल भी नॉन पोलर है, और CCl4 भी नॉन पोलर, जबकि वाटर कैसा है, पोलर। तो आप रीजन समझ गए होंगे, आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल, नॉन पोलर इज मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर एंड लेस सॉल्युबल इन पोलर। हो गया दोनों का आंसर, ठीक है। अब बोलिए सर नीचे तो आप आंसर लिखे, तो वो क्या है, तो वो भी है, लेकिन मेन रीज़न जो है, मेन आंसर जो है वो हमने आपको दे दिया। अब थोड़ा सा टू दी पॉइंट बात करें, थोड़ा सा और इसको इलाबोरेट करें, 2 पॉइंट हमने दिया है, 1 2, और जो हम कह रहे हैं उसको आप कितना नंबर मान लेंगे, 3rd, कि पोलर डिजॉल्व मोर इन पोलर, ठीक है। अब उसका रीज़न हमने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो वो आपका 3rd पॉइंट होगा। उसके अलावा 2 पॉइंट और हैं, 2 आंसर और हैं जो इसमें लिखा जा सकता है, और उसको समझने की ज़रूरत है। ये तो मतलब जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है वो ये रीज़न दे सकता है जो हमने यहाँ पे दिया है, गलत नहीं होना है आपका क्वेश्चन, वो सही हो जाएगा। लेकिन और कुछ अलग तरीके से, कुछ और अलग साइंटिफिक वर्ड का यूज़ करके अगर बतलाएं तब क्या होगा, तो आप देखिए क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ क्रिस्टल्स एंड पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्या बोल रहा है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप ऐसे समझें कि याद कीजिए बचपन में करते थे ये वाला खेल, कंघी को बाल में रगड़ा और छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा था उसमें सटाने लगते थे। क्या था भाई ये, तो आपके सर में लाइट, ये मान लें पॉजिटिव चार्ज आ गया कंघी में रब करने से, गर्म करने से, और पेपर के टुकड़े में निगेटिव चार्ज आ गया, तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव, पेपर के बिट्स में निगेटिव, तो उसको अट्रैक्ट करने लगा। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को पकड़ करके रखने वाला अट्रैक्टिव फोर्स को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो किसमें पाया जाता है, आयोनिक मॉलिक्यूल्स में, पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी मजबूत होता है। तो जैसे ही किसी चीज़ को आप पानी में डालते हैं तो पानी करता क्या है, वो जो है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वीक करता है, और उसको जो आपने डाला NaCl को, तो Na+ और Cl- में तोड़ दिया। अब जैसे ही वाटर में डाला उसको आयोनाइज करना कहते हैं, तोड़ने का मतलब आयोनाइज किया उसको, ठीक है। तो वही काम कर रहा है यहाँ पे। तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na+ आपके ये सॉल्ट का और OH- आपके वाटर का, दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा या नहीं आएगा, वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो कौन सा फोर्स है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच है, तो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट और पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। इसका निगेटिव वाला, वाटर का OH- निगेटिव वाला, Na+ क्रिस्टल का पॉजिटिव वाला पार्ट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जा रहा है, जिसके कारण NaCl की सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी कहाँ, वाटर में, ठीक। एक सेकंड रीज़न हमने दे दिया। अब थर्ड बहुत ध्यान से देखने वाले हैं आप, 2 वर्ड यूज़ हो रहा है, एक है हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरा वर्ड क्या है, लैटिस एनर्जी। अब दोनों में फ़र्क क्या, बहुत आसानी से समझेंगे हम लोग। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगा, ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी देन लैटिस एनर्जी, तो वैसे केस में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी,
हाइड्रेशन कहने का क्या मतलब होता है, वो हाइड्रेटेड है, एकदम हाइड्रेटेड सॉल्ट है, मतलब नमक में पानी आ गया है, ठीक है। तो हाइड्रेशन का मतलब हाइड्रेट हो जाना, पानी आ जाना, और पानी आने के कारण, वाटरी होने के कारण वो आसानी से टूट जाता है आयंस में। और लैटिस एनर्जी कहने का मतलब जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बंधा हुआ है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बंधा हुआ है, तो जो लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा होगा तो तोड़ने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है, टूट नहीं रहा है मॉलिक्यूल, तो क्या वो सॉल्युबल होगा? नहीं। तो लैटिस एनर्जी को कम होना होगा, किसको ज़्यादा होना होगा? हाइड्रेशन एनर्जी, जो आयंस में तोड़ दे, मॉलिक्यूल्स को आयंस में तोड़ दे। तो कब ज़्यादा होगा? जब आयन में कब ज़्यादा टूटेगा? जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो, पानी में डालने के बाद फट से टूट जाए, तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, और वैसे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यही याद रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने से सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ जाता है, और लैटिस एनर्जी कम होने से सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ेगा आपका। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या लेना है? ज़्यादा लेना है। लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो कई तरीके से हमने आपको एक क्वेश्चन को समझाया, ये भी सही अपनी जगह, ये भी सही, सेकंड नंबर, थर्ड वाला भी सही। क्या क्लियर है? समझ गए? कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछना, है ना। चलिए, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं कि बेस्ट पोलर सॉल्वेंट कौन है। तो बेस्ट पोलर सॉल्वेंट है वाटर। जानते हैं ज़्यादातर चीज़ें घुल जा रही हैं पानी में, तो वाटर आपका बेस्ट पोलर सॉल्वेंट है। क्या रीज़न है? कोई पूछे व्हाई वाटर इज बेस्ट पोलर सॉल्वेंट, तो रीज़न देंगे ड्यू टू हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब फिर देखो एक नया टर्म आ गया, डाई इलेक्ट्रिक। डाई का मतलब क्या होता है? दो। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और डाई का मतलब दो, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आयंस, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। कांस्टेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है वाटर का, मतलब वाटर में आप किसी चीज़ को जैसे ही डालते हैं वो उसको आयोनाइज करता है, आयन में तोड़ने लगता है, प्लस और माइनस अलग अलग करने लगता है। ये वाटर की क्वालिटी है, खूबी है, और उस खूबी का नाम क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो क्या होता है वाटर का? बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर। बेस्ट पोलर सॉल्वेंट। क्या उसके अलावा भी अदर्स पोलर सॉल्वेंट भी हैं? जैसे लिक्विड अमोनिया, अमोनिया गैस है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? लिक्विड अमोनिया, लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं। सेम वे H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कैसा है? लिक्विड H2S यहाँ लिया जा रहा है। उसी तरह लिक्विड SO2 ले रहे हैं। लिक्विड अमोनिया कैसा स्मेल होता है अमोनिया का? पंजेंट स्मेल, खराब स्मेल होता है, रोटेनिक स्मेल, H2S रोटेनिक स्मेल। उसी तरह SO2, ये भी हार्मफुल है, टॉक्सिक गैस है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं? लिक्विड SO2 एज ए सॉल्वेंट लिया जा रहा है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर ले। अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, टेम्परेचर। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है, फैक्टर नंबर 2, टेम्परेचर, वो हम लोग देखने वाले हैं। क्या इफेक्ट पड़ने वाला है टेम्परेचर का? अब दो एग्जाम्पल देंगे सारी चीज़ समझाने से पहले, ताकि आपको इन जनरल कॉमन एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आए कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होने वाला है। वैसे कंपाउंड, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका रिएक्शन कराओगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, तो उससे सॉल्यूशन जो है वो बिना हीट दिए ही जो है वो बन जाते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें बिना हीट दिए वो बनेंगे नहीं। तो आप याद कीजिए, आपने दो तरह का रिएक्शन पढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब बाहर होता है, इंडो का मतलब अंदर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन थे जिसमें क्या करना पड़ता था? हीट बहुत कम देना पड़ता था या नहीं देते थे, और वो खुद इटसेल्फ हीट रिलीज करता था। और इंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन थे जिसमें आपको हीट देना पड़ता था ताकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट रिएक्ट करके सॉल्यूशन जो है वो प्रोसीड करे, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो और सिंपल, और इसको अच्छे से हम समझाने के लिए ये कहेंगे कि आप चूना लें और चूने को पानी में डाल लें। क्या होता है? चूना लिया जाए, उसको पानी में डाल लें। क्या आप टेम्परेचर गर्म करते हैं उसको? नहीं। और फिर थोड़े देर बाद उसके कंटेनर को छू के जरा देख लीजिएगा, खौलने लगता है वो। तो कैसा रिएक्शन हुआ वो? चूना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को आपने वाटर से रिएक्ट करवाया, वाटर से रिएक्शन किया वो, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब हीट रिलीज कर रहा है, आपको हीट देने की ज़रूरत नहीं, हीट नहीं देना है आपको। तो वैसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाता है। और वैसा रिएक्शन, अब किसी चीज़ को आप गर्म कर रहे हैं तब जाके कोई चीज़ मिल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट दिया जा रहा है। और सिंपल करें तो यहाँ पे इस चीज़ को कैसे हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर का क्या रोल है। अब देखना,
दोज हुज सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, वैसा सब्सटेंस है जिसका सॉलिबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। क्या बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से। अब एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, सॉल्यूशन में बढ़ेगी। क्या बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से। अब रीजन क्या दे रहा है, बिकॉज इन ऑल सच सब्सटेंस प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब जो घुला रहे हैं आप वो कैसा है, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब हीट दे रहे हैं आप। तो यही वजह है कि देखो ये इक्वेशन आएगा कि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, और आप क्या दे रहे हैं उसमें, दोनों को मिक्स करने के लिए हीट दे रहे हैं, तब क्या बन रहा है, उससे सॉल्यूशन बन रहा है। तो यहाँ पे हीट देना पड़ रहा है, हीट रिएक्टेंट साइड है, ठीक है। तो प्रोसेस कैसा है, इंडोथर्मिक। ये फेवरेबल कंडीशन है। टेम्परेचर बढ़ाओ और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ज़्यादा से ज़्यादा घुलाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन बनाओ। तो टेम्परेचर का बढ़ाना इस केस में ए में जो है क्या है, कंफर्टेबल है, ठीक है ना, वो बेनिफिशियल है उसके लिए। सेकेंड केस है ये, दोज हुज सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका सॉलिबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या होने से, कंटिन्यूअसली घट रहा है। क्या होने से, टेम्परेचर के बढ़ने से। टेम्परेचर के बढ़ने से सॉलिबिलिटी क्या हो रहा है, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ रहा था तो यहाँ सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर रहा था, जबकि यहाँ सॉलिबिलिटी क्या हो रहा है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर रहा है क्या होने से, टेम्परेचर के बढ़ने से। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अब ऐसे ही समझो कि कोई बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट है, खूब पढ़ाई करता है, और उसके पापा जाएं उसके पास, खूब मारे उसको, अरे पढ़ाई करो पढ़ाई करो। बोले अरे क्या हो गया इनको, पापा को मार रहे हैं, ए पढ़ाई करो। जबकि बच्चा खुद पढ़ाई कर रहा है, उसको आप लगा दे दो तो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। मतलब वैसे कंडीशन में नहीं पढ़ेंगे पापा, खूब मार, अब नहीं पढ़ेंगे एकदम, ठीक है। पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो है नहीं पढ़ रहा है। तो वैसे केस में टेम्परेचर बढ़ाना, मारने का मतलब क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाना। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इटसेल्फ पढ़ाई कर रहा था बच्चा, इटसेल्फ जो है वो टेम्परेचर ये हीट दे रहा था। वैसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है, देखिए हीट निकल रहा है ना यहाँ पे, तो हीट दे रहा है, वो इटसेल्फ हीट दे रहा है। तो आपको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है अलग से। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ाना सार्थक नहीं होगा। वही पढ़ने वाले बच्चों को मारा जाए तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, वो नहीं पढ़ेगा। उल्टा केस, नहीं पढ़ने वाले बच्चे इंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, और पढ़ने वाले एक्सोथर्मिक। अब नहीं पढ़ रहा, अब दो लगाया उसको, पापा मारे, तो थोड़ा बहुत किताब लेके बैठेगा ना, पढ़ेगा ना थोड़ा बहुत। तो इसीलिए वो इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ेगा, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी घट जाएगा। समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O है, सेरियम सल्फेट Ce2SO4। तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी सॉलिबिलिटी घटती है टेम्परेचर के बढ़ने से। हेयर प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैसा प्रोसेस हो गया, ये इंडो नहीं है, कैसा है, एक्सो है। तो एक्सो में कभी भी टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। टेम्परेचर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे, रिएक्शन रिवर्स होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखो अब हीट कहाँ है, प्रोडक्ट साइड, जबकि यहाँ पे इंडोथर्मिक में हीट कहाँ है, रिएक्टेंट साइड। यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। अब थर्ड केस क्या है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, दो केस टेम्परेचर का, ए और बी। ए में क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ रहा था। बी में क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी घट रहा था। अब ये थर्ड केस है जिसमें क्या है, दो सब्सटेंस हुज सॉलिबिलिटी डज नॉट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब ऐसे सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर बढ़ने से ना सॉलिबिलिटी बढ़ता है और ना ही घटता है। डज नॉट सॉलिबिलिटी डज नॉट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। अब एग्जाम्पल देखिए क्या है, पहला एग्जाम्पल, अल्फा टू बीटा फॉर्म ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। मतलब अल्फा फॉर्म ऑफ अमोनियम नाइट्रेट है, फिर वो बीटा फॉर्म ऑफ अमोनियम नाइट्रेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, सॉलिबिलिटी होने से। उसी तरह कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O, फिर ये चेंज होगा कैल्शियम क्लोराइड डॉट 4H2O में, फिर ये चेंज होगा कैल्शियम क्लोराइड डॉट 2H2O में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसमें वाटर रहता है उसको क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंपाउंड कहा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कंपाउंड। उसी तरह सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, है ना, ये भी चेंज हो जा रहा है सोडियम सल्फेट में। तो ये तीनों, ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं वो कैसे सब्सटेंस के हैं जिसकी सॉलिबिलिटी ना बढ़ रही है और ना ही घट रही है। कैसे, कंटिन्यूअसली। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली कहने का मतलब लगातार, ठीक है।
तो टेम्परेचर बढ़ने से या ना तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना ही कंटिन्यूसली घट रही है, तो वैसे भी कुछ सब्सटेंस है जिनका एग्जाम्पल हमने दिया। अब दो तरह का सॉलिबिलिटी कर्व है, ध्यान देंगे, सी में दो तरह का सॉलिबिलिटी कर्व है। पहला है कंटिन्यूअस सॉलिबिलिटी कर्व और दूसरा है डिसकंटिन्यूअस सॉलिबिलिटी कर्व। कंटिन्यूअस सॉलिबिलिटी कर्व में ग्राफ प्लॉट किया गया है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे सॉलिबिलिटी है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो रहा है, सॉलिबिलिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। तो अब देखना फर्स्ट केस सेरियम सल्फेट, अब क्या देख रहे हो, ये एकदम सीधा गया, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी कंटिन्यूअस जा रहा है। फिर ये देखो, ये सांप के जैसा ये गया, सोडियम सल्फेट डॉट NH2 बढ़ रहा है इस तरह से, थोड़ा एकदम जो है इस तरह से जा, लेकिन कंटिन्यूअस। उसी तरह से NaCl भी देखो इस तरह से गया, NaCl लंबा गया, NaNO3 थोड़ा सा बेंड हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस है, फिर भी थोड़ा कंटिन्यूअस है, जो सॉलिबिलिटी का कर्व है मेरा थोड़ा कंटिन्यूअसली जा रहा है, घट नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली धीरे धीरे बढ़ रहा है वो। तो इसको क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूअसली सॉलिबिलिटी कर्व, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ये धीरे धीरे कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। अब जिग जैग है, ऐसा नहीं ना एकदम सीधा जैसे बनना चाहिए वैसा तो नहीं है, इस तरह का नहीं ना है सीधा स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा चेंज है। तो इसीलिए कह रहा है इसको यहाँ पे कि ना ही कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए ये टर्म आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस सॉलिबिलिटी कर्व और उसका एग्जाम्पल जो देख रहे हो ये सारा है ना। उसी तरह से दूसरा है डिसकंटिन्यूअस सॉलिबिलिटी कर्व। अब इसमें देखिए सोडियम सल्फेट डॉट NH2 एकदम छोटा सा लिखा होगा, ध्यान से देखना, सोडियम सल्फेट डॉट NH2। अब ये यहाँ पे बढ़ा, ठीक, यहाँ पे आके कम हो गया, फिर यहाँ से फिर बढ़ा, सोडियम सल्फेट में चेंज हो गया। वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2 बढ़ा, फिर यहाँ पे रुक गया, फिर कैल्शियम क्लोराइड डॉट 4H2, फिर यहाँ तक बढ़ा रुक गया, फिर कैल्शियम क्लोराइड डॉट 2H2, फिर यहाँ पे बढ़ा रुक गया। तो यहाँ पे कैसा कर्व मिल रहा है, डिसकंटिन्यू, ऐसा नहीं ना है कि एकदम सीधा बढ़ रहा है, वैसा नहीं है जैसा कि यहाँ हो रहा है। तो ये कंटिन्यूअस सॉलिबिलिटी कर्व है, ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने में कंटिन्यूअस जो है सॉलिबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा है, यही कहना चाह रहा है इसमें। उसी तरह अमोनियम नाइट्रेट का अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म देखो, यहाँ से गया ठीक, रुक गया यहाँ पे, फिर यहाँ से बढ़ा ठीक, यहाँ पे फिर रुक गया। तो सॉलिबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कह रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस सॉलिबिलिटी कर्व कहा जा रहा है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ मिल रहा है सोडियम सल्फेट डॉट 10H2, ये किस में चेंज हो रहा है, सोडियम सल्फेट में, उसी का कर्व यहाँ पे देखो तुमको मिल रहा होगा। तो जैसे ही 32.4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, इसका सॉलिबिलिटी बढ़ जाता है सोडियम सल्फेट डॉट 10H2 होकर, और जैसे ही आप इससे ऊपर टेम्परेचर पे जाते हैं 32.4 डिग्री सेल्सियस पे, इसकी सॉलिबिलिटी जो है वो घट जाती है सोडियम सल्फेट की 10H2 में चेंज होने की। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, द टेम्परेचर एट विच वन फॉर्म चेंजेस इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये चेंज जो हो रहा है टेम्परेचर में, इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन, चेंजिंग स्टेज। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर है जिसमें वन फॉर्म चेंजेस इनटू अनदर फॉर्म, जैसे 10H2O वाला फॉर्म है वो किस में चेंज हो रहा है, Na2SO4 वाले फॉर्म में। तो इसको क्या कह रहे हैं, वैसे टेम्परेचर को क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर, जो चेंज होता रहता है। तो बिलो 32.4 डिग्री सेल्सियस सॉलिबिलिटी बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आप एबव जाते हैं 32.4 डिग्री सेल्सियस ये घट जाता है, इसीलिए इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर, चेंजिंग टेम्परेचर कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्टली, जैसे मैं हमेशा करता आ रहा हूँ, थैंक्स कहना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, और 3-4 स्टूडेंट तो ऐसे हैं हमारे जो रेगुलर होमवर्क देते हैं उसको बनाते हैं, वो जैसे श्याम है, शुभम है, रंजन है, विशाल हैं, आदित्य हैं, ये रेगुलर होमवर्क बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब ये कमेंट करते हैं और सही आंसर देते हैं। उम्मीद करेंगे कि बाकी स्टूडेंट भी उनसे मोटिवेट होंगे और ये भी अच्छे से अपना वीडियो, जो भी वीडियो हम शेयर कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे और अपना एक नोट्स बनाएंगे, तैयार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू।